हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं अपनी इस सीरीज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट की मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ गया हूँ, जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर 2। बेसिकली चैप्टर 1 की हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन समझ ली थी, अब आ गए हैं हम एनसीईआरटी के ही चैप्टर 2 के सॉल्यूशन पर। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि यही वो वीडियो है जिससे हमारे पास बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब तक हमने एसिड्स को समझा, अब तक हमने बेस को समझा, सोल्ट को समझा, पीएच कंसेप्ट को समझा। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को यूटिलाइज भी करा, उस चीज़ को अपने दिमाग में बिठाया भी। अब बारी आई है उस चीज़ को जज करने की कि आपने उसको कितना अच्छे से समझा है। तो आइए शुरू करते हैं ब्लू बॉक्स क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैंने यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चंस को शॉर्ट करने की कोशिश करी है ताकि क्वेश्चन शॉर्ट हो जाए तो ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए और ज़्यादा क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया जा सके। तो डोंट वरी, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही हैं, बस थोड़ा सा वर्डिंग्स ऊपर नीचे करा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव गिवन 3 टेस्ट ट्यूब्स, 1 कंटेनर डिस्टिल वाटर, acid and basic solution, there is only red litmus paper, how you will find all 3। आपके पास में 3 टेस्ट ट्यूब थी। कैसे समझना है, आपके पास में 3 टेस्ट ट्यूब थी और 3 टेस्ट ट्यूब में से पहले में डिस्टिल वाटर है। डिस्टिल वाटर आप समझ पा रहे हो, डिस्टिल वाटर क्या होता है, जब वाटर को इवेपोरेट करवा दे, वाटर को उबाल दिया, उबाल करके उसको भाप बना दिया, अब भाप बना के दोबारा से उसको पानी बना दिया, उसे बोलते हैं डिस्टिल वाटर। मतलब इसमें कोई आयंस नहीं होता, इसमें कोई कंडक्टिविटी पावर नहीं होती, करंट इसमें से पास नहीं हो सकता। मिनरल वाटर की तरह ही होता है थोड़ा थोड़ा ये, पर मिनरल वाटर अलग सेक्शन है और डिस्टिल वाटर अलग है। तो एक टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल वाटर है, एक टेस्ट ट्यूब में एसिड है और एक टेस्ट ट्यूब में बेस है। अब आपको चेक करना है, आपके पास सिर्फ रेड लिटमस पेपर है कि रेड लिटमस पेपर के थ्रू आप कैसे बताएंगे किस टेस्ट ट्यूब में कौन सा सॉल्यूशन है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, रेड लिटमस पेपर को हर एक सॉल्यूशन में, रेड लिटमस पेपर के 3 पीस कर लिए। देखिए, इमेजिनेशन सुनिए, आपने क्या करा, रेड लिटमस पेपर के 3 पीस कर दिए। ये आपके पास रेड लिटमस पेपर थी, इसके 3 पीस कर दिए, 1 2 3। और क्या करा, तीनों ही टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको डाल दिया। जो हमारी 3 टेस्ट ट्यूब थी 1 2 3, जिसमें एक में डिस्टिल वाटर था, एक में एसिड था, एक में बेस था। अब ये लिटमस पेपर जैसे इसमें डलेगा, हम लोगों ने एसिड वाले कंसेप्ट के अंदर समझा था कि लिटमस पेपर एक ऐसा इंडिकेटर है, एक ऐसा नेचुरल इंडिकेटर है जो अपने कलर को रेड या ब्लू करके एक्सप्लेन करता है कि रेड मीन्स टू से एसिड और ब्लू मीन्स टू से बेस। तो अब जैसे ही हमारा ये रेड लिटमस पेपर, क्योंकि हमारे पास है ही रेड, बस ये रेड लिटमस पेपर जैसे ही बेस वाले में गिरेगा तो ये ब्लू हो जाएगा। यस, ऑब्वियस सी बात है, 2 टेस्ट ट्यूब में तो ये रेड ही रहेगा, पर एक टेस्ट ट्यूब में तो ब्लू होगा ना। अब जो वो ब्लू वाला आया है, उस ब्लू वाले लिटमस पेपर को दोनों सॉल्यूशंस में डलवाकर देख लीजिए। जिसके अंदर वो ब्लू ही रहा वो तो क्या है, डिस्टिल वाटर। जिसके अंदर वो रेड हो गया वो क्या है, एसिड। देखिए दोबारा से समझिए, बहुत इजी कंसेप्ट था। आपके पास पूरा लिटमस पेपर है, उस पूरे लिटमस पेपर के 3 पीस कर लिए और उन तीनों पीसेस को तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया। जिसमें बेस होगा वो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा, बाकी दोनों में रेड रहेगा। अब उस ब्लू वाले के 2 पीस करके दोनों में डाल दिया, जिसके अंदर जाते ही वो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाए वो एसिड है, और लास्ट वन कौन बची, डिस्टिल वाटर। तो ये आंसर था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, वाई शुड कर्ड सोर्स सब्सटेंस नॉट कीप इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। हम खट्टी चीज़ों को पीतल और तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखते। इसका सिंपल सा आंसर है कि जो ये मेटल है, पीतल और तांबा, ये एसिड्स के साथ में रिएक्शन कर जाती हैं। एसिड्स के साथ में हमारे पास जो ये वेजल है, ये वेजल एसिड के कांटेक्ट में आते ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करके हमारे उस खाने को पॉइजन में कन्वर्ट कर देती है। मीन्स हमारा जो ये बर्तन है, जिस बर्तन में हम इसको रखना चाह रहे हैं, उस बर्तन की जो रिएक्टिव पावर है वो बहुत ज़्यादा है। एसिड के साथ में जैसे ही वो, चाहे वीक एसिड हो, एसिड के साथ में जैसे ही वो वेसल कॉन्टेक्ट में आएगा तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करके हमारे फूड को पॉइजनस
फोम में कन्वर्ट कर देता है। इसी वजह से हम हमारी खट्टी चीज़ों को ब्रास या कॉपर के बर्तन में नहीं रखते। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। हमने अभी तक जितना एसिड कंसेप्ट पढ़ा था उस एसिड कंसेप्ट में हमने एक बात समझी थी कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यही हमारी जनरल इक्वेशन थी व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। तो जो क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी गैस लिबरेट हुई है जब मेटल रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ में, तो आंसर क्या है? हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। सोडियम एक मेटल है, HCl एक एसिड है, रिएक्शन करवाई, NaCl एक सोल्ट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि जब एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये टेस्ट भी पूछा हुआ है कि उसको टेस्ट कैसे करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस के लिए हम लोगों ने बेसिकली सोप बबल एक्सपेरिमेंट लिया था। हमने क्या कहा था, जैसे ही हाइड्रोजन गैस टेस्ट ट्यूब से सोप के सोल्यूशन में जाएगी, सोप के सोल्यूशन में से बबल्स निकलेंगे, कैंडल को हम उसके नज़दीक लेकर जाएंगे और कैंडल क्या करेगी? पॉप साउंड के साथ बुझ जाएगी। तो उसको टेस्ट करने का तरीका क्या है? सोप बबल सॉल्यूशन। अब मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस एफरेंसिस फाइंड गैस एंड बैलेंस इट। मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करी है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलते हैं। क्या कहा गया है क्वेश्चन के अंदर? एक मेटल का कंपाउंड है, मेटल का कंपाउंड, सिंगल मेटल नहीं है, मेटल का कंपाउंड है, और उसने जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करी तो उसने एफरवेसेंस प्रोड्यूस करी है। उसने क्या करा है? प्रोड्यूस करा एफरवेसेंस। और याद करिए जब हम लोग कंपाउंड्स और सोल्ट के बारे में बात करें तब मैंने इस वर्ड को इंट्रोड्यूस करा था कि जहाँ पे CO2 प्रोड्यूस होती है, जहाँ पे CO2 रिलीज होती है उसको एफरवेसेंस कहा जाता है। बेसिकली हाइड्रोजन गैस रिलीज होती तब हाइड्रोजन कह देते हैं, पर जब CO2 गैस प्रोड्यूस होती है तब उसको एफरवेसेंस कह देते हैं। आ गया था मेटल कंपाउंड रिएक्ट करेगा एसिड के साथ में और एफरेसेंस प्रोड्यूस करेगा। दैट मींस एफरेसेंस मींस टू से CO2 प्रोड्यूस होनी कंपलसरी है। कौन सी गैस कंपलसरी प्रोड्यूस होगी? CO2 मींस कार्बन वाला कंपाउंड होगा वो। और बेसिकली हमारे पास 10th क्लास में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने वाला जो मेटल का कंपाउंड है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। ये आपको याद करना होगा। हमारे पास में 10th क्लास में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने वाला सिंगल कंपाउंड है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। तो अब कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ करवाई, कैल्शियम कार्बोनेट बना, वाटर बना और CO2 गैस बनी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वो कंपाउंड कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Why do HCl and HNO3 shows acidic character but alcohol and glucose not? देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एसिड करेक्टर कि हमारे पास में एसिडिक करेक्टर सिर्फ और सिर्फ HCl और नाइट्रिक एसिड ही क्यों शो कर रहे हैं, ग्लूकोज और अल्कोहल क्यों नहीं शो कर रहे? देखिए हम सभी ने इस बात को तो पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, जो पानी में जाने के बाद में एसिड जब पानी में जाए वाटर के साथ रिएक्शन करे तो फुल्ली हमें डिसोशिएट हो करके H पॉजिटिव आयन दे। जो फुली डिसोशिएट नहीं होता उसको हम वीक एसिड कह रहे थे, जो फुली डिसोशिएट हो जाता है उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कह रहे थे। तो डिसोसिएशन के ऊपर बात है।
पर जो अल्कोहल और ग्लूकोज है ये डिसोसिएशन शो नहीं करते। जब इनको वाटर में डाला जाता है तब एसिड की तरह ये डिसोसिएशन शो नहीं करते, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नहीं करते, इस वजह से ये एसिडिक करैक्टर शो नहीं करते। मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा एसिड कौन था, एसिड की पहचान क्या थी, जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है। बेस की पहचान क्या थी, जो OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करता है। तो एसिड कौन होगा, जो H पॉजिटिव प्रोड्यूस करके देगा। पर ये जो नेम है अल्कोहल और ग्लूकोज, अल्कोहल मीन्स टू से OH एंड ग्लूकोज मीन्स टू से ये C6H12O6, तो इनके पास भले ही H है पर वाटर में जाने के बाद में ये H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नहीं करते। दैट मीन्स कि एसिड कौन होगा, जो डिसोसिएशन करके H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वाई एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा सा मजाकिया माहौल करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है कि एसिड का जो सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है। मतलब हाँ, केमिस्ट्री में ये सबसे बड़ी तो परेशानी है, कोई अच्छे से काम कर रहा है तो वो भी परेशान और कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा तो वो भी परेशान। अब हमने एसिड को सोल्यूशन में डाला, वो बिजली कंडक्ट करे तो फ़ायदा ही तो कर रहा है ना। तो सिंपली हाँ, आई नो दैट सिली मजाक था, कोई बात नहीं, एंजॉय करिए। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला कि एक्वस सोल्यूशन एसिड का एक्वस सोल्यूशन क्या है, आपने H2O के अंदर एसिड को डाल दिया है। अब आपने एसिड को उसके अंदर डाला है, मींस एसिड आपका H पॉजिटिव और नॉन मेटल में टूट गया होगा। नॉन मेटल कोई भी हो सकती है, SO4 2 नेगेटिव भी हो सकता है। अगर H2SO4 डला है, HCl डला है तो Cl नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव वाला कोई भी हो सकता है। तो अब इसके अंदर आयंस हो गए हैं ना बच्चे। क्या क्वेश्चन पूछा, ये बिजली कंडक्ट क्यों कर रहा है। जब एसिड वाटर के अंदर गया तो वो किस में ब्रेक हो गया, आयंस में ब्रेक हो गया। और आयंस में ब्रेक होने का मींस क्या है, कंडक्टिव पावर बढ़ जाना। क्योंकि हम सब ने बार बार ये सुना है बिजली कंडक्ट करवाने के लिए आयंस का होना कंपलसरी है। तो जैसे इसके अंदर आयंस, जैसे इसके अंदर एसिड गिरा, H2O के अंदर जैसे एसिड को एंटर करवाया, इसने क्या करवा दिया, यहाँ पे आयंस प्रोड्यूस करवा दिए। आयंस, इन आयंस ने क्या करवाया, कंडक्टिव पावर को बढ़ा दिया। इसी वजह से एसिडिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये पूछा भी जाता है कई बार। ड्राई HCl ने लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं करा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा गया, ड्राई HCl रखा है, यहाँ ड्राई HCl रखा है इस स्लैब के अंदर, और क्या करा, इसको लिटमस पेपर टच करवाया, लिटमस पेपर टच करवाया और लिटमस पेपर ने कोई कलर चेंज नहीं करा। इसका रीजन क्या था, मैं आपको आज बताता हूं। लिटमस पेपर जब भी वर्क करेगा वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस के साथ वर्क करता है, क्योंकि जब तक पेपर गीला नहीं होगा तब तक उसके अंदर की जो डाई है वो कलर चेंज नहीं करेगी। लिटमस पेपर के अंदर डाई है ना, रेड कलर की और ब्लू कलर की, ये तब तक चेंज नहीं होती है बच्चे जब तक आपका लिटमस पेपर एक्वस सोल्यूशन को टच नहीं, आपका जब तक सोल्यूशन लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा तब तक लिटमस पेपर एक्सप्लेन नहीं करेगा ये एसिडिक है ये या बेसिक है, क्योंकि लिटमस पेपर गीला हो करके ही अपने अंदर की डाई को कन्वर्ट करेगा और इंडिकेट करेगा गिवन कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक। तो ड्राई होने की वजह से, HCl के ड्राई होने की वजह से हमारा लिटमस पेपर इसकी इंडिकेशन नहीं कर पाया। अभी तक तो क्वेश्चंस बहुत ईजी है, चैप्टर 1 से तो काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, किसी भी एसिड को डाइल्यूट करते टाइम हमें क्यों ध्यान रखना चाहिए कि पानी में एसिड डाले, एसिड में पानी ना डाले। देखिए ये वाटर है, इसके अंदर बहुत सारा स्पेस है, वाटर के अंदर ये एसिड है, इसके अंदर बहुत सारा एसिड भी है, बहुत सारा स्पेस है। अब आपने क्या करा, पानी को एसिड में डलवा दिया। अब आप सबको पता है एसिड का जो डाइल्यूशन है वो एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज करने वाला है। देखिए जैसे ही इतने ज़्यादा कंपाउंड के अंदर थोड़ा सा पानी एंटर हुआ तो बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी।
तो इतनी हीट निकलने की जगह ही नहीं है, क्योंकि जगह होगी तभी तो हीट रिलीज होगी। ये इधर वाला एसिड अपनी हीट निकालेगा, इधर वाला एसिड अपनी, इधर वाला अपनी, हर कोई अपनी हीट निकालने की कोशिश करेगा। तो इस चक्कर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सप्लोर हो जाएगा, हो जाएगा। पर जब हम एसिड को वाटर में डालें तो एसिड तो एक ही जगह गिरा है ना, तो जैसे ही ये वाला एसिड वाटर में मिलेगा तो एसिड डाइल्यूट भी हो जाएगा। पर अब यहाँ भी तो हीट निकलेगी, यहाँ जब हीट निकलेगी तो बहुत ज़्यादा स्पेस होने की वजह से ये हीट आसानी से निकल जाएगी। इसी वजह से वाटर को एसिड में नहीं डालना, एसिड को वाटर में डालना है। मैंने अपनी रिसेंट वीडियो एसिड वाले टॉपिक में ये बात एक्सप्लेन भी करी थी। ऐसे समझिए बहुत उबलता हुआ तेल है कढ़ाई में, आपने उस उबलती कढ़ाई में पानी के छींटे गिर दिए। पानी के छींटे गिरने से क्या होगा, आप सब जानते हैं, तेल उबल के बाहर कूदेगा। पर अब आप उसमें से 1 चम्मच तेल निकाल लो और उसको पानी में गिर दो, 1 गिलास या 1 डब्बे, 1 कंटेनर पानी के अंदर उसको गिर दो, अब वो नहीं छलकेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तेल की क्वांटिटी कम है, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, जो उसको रिलैक्स होने में मदद करती है। इसी वजह से हमें वाटर को एसिड में नहीं डालना चाहिए। हाउ हाइड्रोनियम आयन इफेक्ट डाइल्यूशन ऑफ एसिड। हाइड्रोनियम आयन एसिड के डाइल्यूशन को कैसे इफेक्ट करती है? सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। हाइड्रोनियम आयन मीन्स टू से H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव। फिर क्या बोला, ये चीज कैसे डाइल्यूशन ऑफ एसिड को रिप्रेजेंट करती है या उसको इफेक्ट करती है। एसिड के डाइल्यूशन का मीन्स क्या है, H पॉजिटिव आयन का घट जाना। देखिए मैं दोबारा बता दूं, आप लोगों ने pH वाले कंसेप्ट में समझा होगा, जिसपे जितने H पॉजिटिव वो उतना एसिडिक। अब ये H पॉजिटिव जितना घटेगा मीन्स एसिड के अंदर की जो वैल्यू है वो घटेगी, तो अब ये क्या बनेगा, बेसिक। तो वो वही पूछ रहा है कि एसिड के डाइल्यूशन से इसका क्या रिलेशन है। इसका ये रिलेशन है, अगर एसिड डाइल्यूट हो रहा है तो H पॉजिटिव आयन कम होंगे, क्योंकि एसिड की पहचान ही क्या थी, H पॉजिटिव आयन। अगर H पॉजिटिव आयन है ही नहीं तो इसका मीन्स क्या हो गया, वो एसिड नहीं है, वो बेस है, सिंपल है। तो इसका इस कंसेप्ट का क्या रिलेशन है, अगर ये बढ़ रहा है तो वो एसिडिक है, पर अगर ये घट रहा है तो अब जो गिवन एसिड है ये डाइल्यूट होने लग गया है, और डाइल्यूट होने का मीन्स क्या है, वो बेस बनने लगा है। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर बताऊं तो H पॉजिटिव आयन अगर इंक्रीज हो रहे हैं दैट मीन्स एसिडिक, और अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं दैट मीन्स बेसिक की तरफ मूव हो रहा है या डाइल्यूट एसिड बन रहा है। तो धीरे धीरे जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा, उतना ही ज़्यादा एसिड डाइल्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 10th क्वेश्चन की तरफ। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इफेक्ट द एक्सिस बेस डाइल्यूशन। अभी H पॉजिटिव की बात करी, अब किसकी बात करें, OH की, कि ज़्यादा OH पॉजिटिव मिक्स कर दिया तो क्या होगा, एक्सेस बोल दिया ना, एक्सेस बेस मिक्स करोगे तो क्या होगा। आप सबने 8th क्लास में एक बात पढ़ी है, हर एक सोल्यूशन का अपना एक सैचुरेटेड पॉइंट होता है। सैचुरेटेड पॉइंट का मीन्स क्या है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर आकर के उसकी घोलने की ताकत खत्म हो जाती है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, अगर मैं किसी सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा बेस मिला दूं तो मेरे OH आयंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सिंपली सा आंसर क्या है, आपने बहुत ज़्यादा बेस मिला दिया तो बेस एक टाइम पे आके घुलना बंद कर देगा। ऑब्वियस सी बात है, आपने कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर बहुत सारा बेस मिला दिया तो एक टाइम पे आके बेस घुलना बंद कर देगा ना, क्योंकि इसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया। अब ये और नहीं घोलेगा, और नहीं घोलेगा तो इसका मीन्स क्या है कि हमारा जो सैचुरेशन पॉइंट है वो टच हो गया है। सॉल्यूशन तो बेसिक कहला रहा है, हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिर्फ बेस गिरा है हमने उस
वाटर के अंदर, तो बेस गहरा है कोई बात नहीं, सोल्यूशन तो बेसिक है, पर सैचुरेशन पॉइंट आने की वजह से अब उसमें और बेस नहीं गिरेगा। क्या इफेक्ट पड़ा? एक्सेस का इफेक्ट। क्या पड़ा? एक्सेस का इफेक्ट, ज्यादा घोलने का इफेक्ट ये पड़ा कि अब उसकी घोलने की शक्ति खत्म हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का अगर सिंपली आंसर करा जाए तो अब उस सोल्यूशन की और घोलने की क्षमता जो है वो खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और पीएच वैल्यू से बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया। ए एंड बी दो सॉल्यूशंस हैं, पीएच ऑफ ए जो है वो 6 है, पीएच ऑफ बी जो है वो 8 है। तो आपको क्या बताना है कि इनमें से किसके पास H पॉजिटिव आयन ज्यादा है, इनमें से एसिड कौन है और इनमें से बेस कौन है। एक का पीएच क्या है 6 और एक का पीएच क्या है 8, और हम सब ने पीएच के अंदर पढ़ा था कि 7 न्यूट्रल होता है और 7 से इधर बेस है इधर एसिड है। तो 6 कहाँ आ रहा है? यहाँ, मीन्स H इसके पास ज़्यादा है क्योंकि एसिड के पास H होते हैं और बेस के पास OH होते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं पलट के पूछ लूँ कि OH किसके पास ज़्यादा है तो 8 वाले के पास OH ज़्यादा है। तो 6 जो है ये ज़्यादा एसिडिक है, इसके पास ज़्यादा H पॉजिटिव है, और 8 जो है ये ज़्यादा बेसिक है और इसके पास OH नेगेटिव ज़्यादा है। दैट मीन्स इस pH वाले क्वेश्चन से देखो सिंपली pH स्केल याद रखना है, pH स्केल वैल्यू बता देगा आपको अपने आप कि आपका गिवन कंपाउंड एसिडिक होगा या बेसिक होगा। बस सेंट्रल वैल्यू याद रखनी है वो 7 होगी। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे इस प्रिंट के। हाउ कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन हैव द नेचर ऑफ सोल्यूशन। किसी सोल्यूशन के पास में H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन उसके नेचर को कैसे बताएगी। मीन्स किसी सोल्यूशन के अंदर अगर H पॉजिटिव आयन है तो कैसे पता लगेगा उस सोल्यूशन का नेचर। हम अभी तक बार बार एक ही बात समझ रहे हैं, एसिड कौन है जिसके पास H पॉजिटिव आयन ज़्यादा है। अब उसने पूछा कोई अनजान सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन से इसके नेचर को कैसे बताओगे। दो ही बात हो सकती है, या तो ये मैक्सिमम हो सकता है या फिर ये मिनिमम हो सकता है। मीन्स या तो H पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो सकता है या फिर H पॉजिटिव आयन कम हो सकता है। अब आप मुझे बताइए H पॉजिटिव आयन अगर ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, वो सोल्यूशन एसिडिक होगा। अगर H पॉजिटिव आयन बहुत कम है तो क्या होगा, वो सोल्यूशन बेसिक होगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट था। तो ये हमारे पहले 12 ब्लू बॉक्स क्वेश्चन हैं, इसके बाद में 7 ब्लू बॉक्स क्वेश्चन और हैं, फिर एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। चलिए चलते हैं अगले 7 ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस की। अब चलते हैं हमारे ब्लू बॉक्स के एंड पर। ये हमारे लास्ट 6 क्वेश्चंस बचे हैं, जिनमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डू बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो हैव H पॉजिटिव आयन। देखिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल क्वेश्चन है ये कि क्या बेस के पास में H पॉजिटिव आयन्स भी होते हैं। हम सब ने सिर्फ क्या सुना है कि एसिड के पास में H पॉजिटिव आयन होते हैं, बेस के पास में OH नेगेटिव आयन्स होते हैं। पर अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या बेस के पास में OH के साथ साथ H पॉजिटिव भी होते हैं, या इसका दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है क्या एसिड के पास H के साथ साथ OH नेगेटिव भी हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए सॉल्यूशन के अंदर OH भी होता है और H भी होता है, पर दोनों की वैल्यू में फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है। जब H आयन्स बहुत ज़्यादा होते हैं तब वो एसिडिक होता है, पर उस टाइम पर भी OH आयन होता है, बहुत कम वैल्यू में होता है पर होता है। सेम ऐसे ही बेस में जब OH वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है तब वो बेस कहलाता है, पर वहाँ पर भी H पॉजिटिव आयन होता है। तो इसका आंसर अगर करा जाए तो येस, हमारे बेसिक सोल्यूशन में भी H पॉजिटिव आयन होता है, पर वो इतनी लेसर अमाउंट में होता है कि वो सोल्यूशन को इफेक्ट नहीं कर रहा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए कि अंडर व्हाट सॉइल विल यूज कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। इस क्वेश्चन को समझिए कि किस तरीके की सॉइल के लिए हम लोग इन कंपाउंड्स को यूज करेंगे। हम लोग पे यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा है फार्मर्स किन तरीके की सॉइल के साथ में इनका यूज करते, किसान किस मिट्टी के साथ में इन कंपाउंड्स को यूज करते। एक बार जरा ध्यान से देखिए, ये बेस है, ये भी बेस है और ये भी बेसिक कंपाउंड है, बेसिक सोल्ट है, तीनों के तीनों बेस है। इसका मतलब सॉइल का जो पीएच है वो 7 से नीचे है, एसिड है ना,
किसान कौन सी जमीन पर खेती करता है? आपने पीएच वाले स्केल, पीएच वाली वैल्यू में देखा होगा, जो सोइल है वो 7 से 6 के बीच में घूम रही होती है। तो किसान ने बेस घेरा है, इसका मतलब क्या है? उसकी मिट्टी एसिडिक हो गई है। तो जिस मिट्टी का पीएच वो 7 से कम होगा, मतलब एसिड है, जिस मिट्टी का पीएच 7 से कम होगा उस मिट्टी के लिए किसान इन कंपाउंड्स का इस्तेमाल करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस कंपाउंड का केमिकल कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का कॉमन नेम क्या है? याद करिए, इसका नाम क्या था? ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वो सब्सटेंस बताइए जिसको क्लोरीन से मिलाने पर ब्लीचिंग पाउडर बना था। मैंने उस टाइम भी ये बात सोल्ट के टाइम पे एक्सप्लेन कर दी, याद करिए कौन सा वो कंपाउंड था जिसको क्लोरीन के साथ मिक्स करने पर हमें ब्लीचिंग पाउडर मिला था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपने इसको क्लोरीन के साथ मिक्स करा था तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। व्हाट हैपन व्हेन NaHCO3 इज हीटेड? यस, ये हमने हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था। NaHCO3 इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? जब हम इसको हीट कर रहे थे तो हमें सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 प्रोडक्ट की फॉर्म में मिला था। मीन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट करा गया तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ था। लास्ट ब्लू बॉक्स क्वेश्चन, रिएक्शन बतानी है पीओपी की प्रिपरेशन की। पीओपी बना कैसे था? हमारे पास जिप्सम था CaSO4.2H2O और इस जिप्सम को हम लोगों ने हीट कर दिया था और 1/2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया था, CuSO4.2H2O बना और 1/2 वाटर रिलीज हो गया। तो पीओपी बनाने के लिए बेसिकली इस रिएक्शन को फॉलो करा गया था, जहां पर हमने जिप्सम को लिया था और जिप्सम को लेकर के हम लोगों ने प्लास्टर ऑफ पेरिस को कलेक्ट करा। तो बेसिकली क्लास यहां तक हमारे ब्लू बॉक्स क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ। तो क्लास अब हम आ गए हैं हमारे एक्सरसाइज के पोर्शन पर, जहां पर हमारे पास बेसिकली वैसे तो 15 क्वेश्चंस बनते हैं, जिनमें से 3 क्वेश्चंस आपको सोल्व करने के लिए दिए जाएंगे क्योंकि वो पिछले चैप्टर से कनेक्टेड हैं। तो आइए मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू। देखिए ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, क्या कहा गया है कि सॉल्यूशन के अंदर रेड लिटमस क्या हो गया है? ब्लू। एसिड क्या हो गया है? बेस। 0 से वैल्यू कहां चली गई? 14 की तरफ। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जिसने हमारे एसिड को बेस बना दिया है? 1 ये वैल्यू एसिड है, 4 ये वैल्यू एसिड है, 5 ये वैल्यू एसिड है, क्योंकि 7 तक वैल्यूज क्या होती हैं? एसिड होती हैं। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचा? डी 10। तो जिसने हमारे रेड लिटमस को ब्लू करा है वो सॉल्यूशन कौन सा होगा? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद एगशेल। याद करिए मैंने एगशेल बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? एगशेल। एगशेल ने रिएक्ट करा है एक सॉल्यूशन के साथ, एगशेल ने रिएक्ट करा है एक सॉल्यूशन के साथ में, और रिएक्ट करके क्या करा है? मिल्की तो सॉल्यूशन तैयार करा है और गैस प्रोड्यूस करी है कि आपके एगशेल ने मींस आपके कैल्शियम कार्बोनेट ने एक ऐसे सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करा जिसकी वजह से गैस निकली है और लाइम मिल्की वाटर मींस लाइमली कोई वाटर तैयार हुआ है, कोई लाइम मिल्की वाटर तैयार हुआ है। तो अब गैस प्रोड्यूस करवाने के लिए तो हमें यहाँ पर एसिड को ही डालना पड़ेगा। ये कहने का मीन्स क्या है कि हमारे पास जो एग शेल है उसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। एग शेल क्या कंटेन करती है? कैल्शियम कार्बोनेट। और इन 4 ऑप्शंस में से किससे रिएक्ट करने पर कैल्शियम कार्बोनेट लाइम वाटर देगी, हमें मिल्की लाइम वाटर देगी और गैस प्रोड्यूस करेगी? तो सिंपल सा आंसर है
HCl के प्रोड्यूस HCl की रिएक्शन के होने पर, HCl के साथ रिएक्शन होने पर हमें यहां पर कार्बोनेट की जगह कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा और H2O मिलेगी और CO2 गैस प्रोड्यूस होगी। तो मिल्की कलर का जो सब्सटेंस है वो कैल्शियम क्लोराइड है। मींस एसिड के साथ रिएक्शन करनी थी तो यहां पर एसिड कौन कंटेन है हमारे पास में, HCl। थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन है। 10 ml सॉल्यूशन को, 10 ml सॉल्यूशन को अगर 8 ml ने 10 ml बेस को, NaOH दिया है ना, 10 ml बेस को अगर 8 ml एसिड ने न्यूट्रल कर दिया। देखिए क्या बात कही गई है, 10 ml बेस को अगर 8 ml एसिड ने, 10 ml बेस को अगर 8 ml एसिड ने न्यूट्रल कर दिया, 7 पे पहुंचा दिया, तो 20 ml होने पर कितना चाहिएगा? ऑप्शन है 4, 8, 12, 16। देखिए एसिड और बेस तो चेंज हुआ नहीं ना, एसिड और बेस तो सेम है। अगर आपने बेस की वैल्यू को डबल कर दिया तो एसिड की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। मतलब 10 को न्यूट्रल करने के लिए 8 चाहिए था, तो 20 को न्यूट्रल करने के लिए कितना चाहिए? डबल ही चाहिए, 16 चाहिए। हमारा करेक्ट आंसर क्या है? 16 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज यूज्ड एट टाइम ऑफ इनडाइजेशन, पेट खराब होने पर, पाचन क्रिया सही ना चलने पर इनमें से कौन सा सब्सटेंस आप यूज करेंगे? एंटीबायोटिक, एनालिसिस, एंटासिड और एंटीसेप्टिक। इनमें से कौन सा सब्सटेंस आप यूज करेंगे? देखिए एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक तो आपकी दवाइयां हैं, और अगर हम बात करें इनडाइजेशन की तो इनडाइजेशन के टाइम पे हम लोगों ने बेसिस के अंदर पढ़ा है कि हमें एंटासिड ही लेना होता है। तो इनडाइजेशन को ठीक करने के लिए जिस सब्सटेंस का हम यूज करते हैं वो कौन है? एंटासिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिफ्थ क्वेश्चन, जिसको मैं रीड करता हूं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बताया गया है कि आपको रिएक्शन लिख करके दिखानी है हर एक सब्सटेंस की। तो देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये 4 पार्ट्स दिए हुए हैं कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिंक से मिलेगा तो क्या होगा, डाइल्यूट HCl मैग्नीशियम से मिलेगा तो क्या होगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एल्यूमिनियम से मिलेगा तो क्या होगा, डाइल्यूट HCl एसिड आयरन से मिलेगा तो क्या होगा। बेसिकली इसी टाइप का क्वेश्चन आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा है, जिसके अंदर आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझा था कि जिंक मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। यहाँ पर भी मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बना, फिर हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गई। एल्यूमिनियम ने भी डिस्प्लेस करा, एल्यूमिनियम डिस्प्लेस करके एल्यूमिनियम सल्फेट बना और डिस्प्लेसमेंट हो गई। आयरन ने भी क्लोरीन को डिस्प्लेस करा तो आयरन क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गई। बेसिकली इन चारों में बस एक ही बात दिखाई जा रही है कि जब भी एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये दिखाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। आते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब करना है कि अल्कोहल और ग्लूकोज क्यों एसिड के अंदर कंसीडर नहीं करते, एसिड के अंदर हम लोग एसिडिक सब्सटेंस को कंसीडर क्यों करते हैं, ग्लूकोज और अल्कोहल को क्यों नहीं करते, इसको प्रूफ करना है। तो बेसिकली मैंने एसिड वाले कंटेंट के अंदर ये एक्सप्लेन करा था कि एसिड कौन है, जिसको वाटर में अगर डालें तो वो H पॉजिटिव आयन कंडक्ट कर दे। अब H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर दे। H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होने का मीन्स क्या है, वो अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो जब अल्कोहल और ग्लूकोज को वाटर के अंदर डाला, हमने वाटर एक्सपेरिमेंट करा था ना, हाउ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जब एसिड की जगह अल्कोहल और ग्लूकोज को लिया गया तब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? क्योंकि उन्होंने H आयंस रिड्यूस ही नहीं करे। जबकि एसिड का मेन कंसेप्ट क्या होता है, वो जैसे ही वाटर के अंदर
अंदर एंटर करता है, डिसोसिएशन की वजह से वो डिसोसिएशन दिखा करके आयंस को प्रोड्यूस करवा देता है, और आयंस प्रोड्यूस होने का मीन्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट होना। हमने एक्सपेरिमेंट देखा था, यहाँ पे हमारे पास रबड़ कोर्क के अंदर दो कील थी, यहाँ सोल्यूशन था, वायर कनेक्टेड थी हमारी बैटरी के साथ में, और जैसे ही हमने प्लग ऑन करा मिनरल वाटर में एसिड था, एसिड होने की वजह से हमारा जो सेल था, जो बल्ब था, वो ग्लो करने लग गया था। पर ग्लूकोज और अल्कोहल में ये नहीं हुआ, हमारा जो ये बल्ब था ये बल्ब जला नहीं। क्यों नहीं जला? क्योंकि आयंस प्रोड्यूस ही नहीं हुए सोल्यूशन में, सोल्यूशन में एसिड ने आयन प्रोड्यूस ही नहीं करवाए, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो सोल्यूशन है वो एसिडिक नहीं हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बात प्रूव होती है कि जो ग्लूकोज और अल्कोहल है वो एसिडिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट रेन वाटर कैन। डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, हमें पता है। क्यों? क्योंकि डिस्टिल वाटर, मैं डिफरेंस बताता हूं, डिस्टिल वाटर में आयंस नहीं होते, रेन वाटर में आयंस होते हैं। मींस डिस्टिल वाटर आयनिक नहीं होता बट रेन वाटर आयनिक होता है। सेकंड डिफरेंस बताऊं, डिस्टिल वाटर के अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स नहीं होते जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने में मदद करते हैं, पर रेन वाटर में डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं। डिस्टिल वाटर के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी हो तो हमारे पास आयंस है ही नहीं, आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, उसको आयंस देंगे तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। पर रेन वाटर में ऑलरेडी बहुत डिफरेंट टाइप के आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाटर की एब्सेंट में एसिड एसिडिक बिहेवियर शो क्यों नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता? ऑब्वियस सी बात है, जब तक एसिड को वाटर में नहीं डालेंगे वो आयंस प्रोड्यूस नहीं करवाएगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक आयंस प्रोड्यूस हो ही नहीं सकते। आयंस प्रोड्यूस नहीं हुए तो हमारा सॉल्यूशन एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। दैट मींस जब तक एसिड वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा तब तक वो अपना एसिडिक रेफरेंस नहीं शो करेगा। नेक्स्ट आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप लोगों के लिए है। नाइन्थ क्वेश्चन में आप लोगों को डिफरेंट पीएच वैल्यू दी गई है और आपने खुद बताना है इनमें से कौन न्यूट्रल होगा। एल्कली का मतलब बेस होता है, कौन बेस होगा और कौन एसिड होगा। जिसका पीएच वैल्यू जितना ज़्यादा वो उतना ज़्यादा बेसिक, और जिसका पीएच वैल्यू जितना कम वो उतना कम बेसिक। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आया था। फ्रेश मिल्क हैज़ पीएच ऑफ 6। फ्रेश मिल्क का जो पीएच होता है वो 6 होता है, पर जब दही बनती है तो उसके पीएच के साथ क्या होता है? आप सबको पता है दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, मीन्स हमारा जो दूध है वो एसिड की तरफ मूव कर रहा है। तो pH 6 का मतलब क्या है? फ्रेश मिल्क। पर अब हुआ क्या है, ये फ्रेश मिल्क दही में कन्वर्ट हो रहा है। मिल्क क्या बन रहा है? दही। दही बनने का मतलब क्या है? एसिडिक जा रहा है, मींस इसका जो pH है वो डिक्रीज हो रहा है, मींस ये एसिडिक बन रहा है। इसका जो pH है वो 6 से अब कम हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, मिल्कमैन यूज स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा इन मिल्क, वाई। देखिए बेकिंग सोडा क्या है हमारे पास में, एक बेसिक कंपाउंड है, और गर्मी में क्या होता है, जो मिल्क है वो एसिडिक फॉर्म की तरफ चला जाता है। आप सबने सुना है गर्मियों में जो दूध है वो फट जाया करता है। क्यों? क्योंकि हीट की वजह से दूध अपने पीएच को डिक्रीज कर देता है, गिरा देता है। गिराने का मीन्स क्या है? एसिडिक नेचर शो करने लग जाता है। और दूध एसिड से मिलेगा तो क्या करेगा? सिट्रिक एसिड, नींबू एसिड ही है ना, दूध एसिड के साथ मिलता है तो पनीर तैयार कर दे, फट जाता है दूध, पनीर तैयार कर लेते हैं। इसीलिए मिल्कमैन हमेशा हल्का सा बेकिंग पाउडर यूज करता है। क्यों? ताकि जो दूध का pH 6 है, जब इसके अंदर बेस डलेगा तो pH बढ़ेगी। बेस का काम क्या है? 14 की तरफ ले जाना। बेस किस तरफ? 14 की तरफ। 6 से वैल्यू ऊपर चली गई। अब गर्मी भी होगी तो जब नीचे होगी उसकी वैल्यू कम होगी, जब उसकी वैल्यू गर्मी की वजह से, तो वो दूध एसिडिक नहीं बनेगा, आपका दूध जल्दी फटेगा नहीं। इसी वजह से मिल्कमैन बेकिंग सोडा डालता है। दोबारा समझिए,
दूध गर्मी में अपनी पीएच वैल्यू को डिक्रीज कर देता है, मतलब एसिडिक बन जाता है। पर दूध वाला उसके अंदर हल्का सा बेकिंग सोडा डाल के उसकी पीएच वैल्यू को बढ़ा देता है, उसको बेसिक बना लेता है। बेसिक बनाने का मीन्स क्या है कि हमारा जो पीएच है वो वापस न्यूट्रल की तरफ जाने लगा, दूध फटेगा नहीं, इसी वजह से दूध वाला जो है बेकिंग सोडा डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट थर्ड क्वेश्चन, पीओपी को मॉइस्चर में क्यों नहीं रखा जाता। क्वेश्चन क्या है, पीओपी को मॉइस्चर में क्यों नहीं रखा जाता। हम सब ने पीओपी के कैरेक्टर्स में पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था कि पीओपी कैल्शियम सल्फेट को जब हमने मॉइस्चर दिया तो ये वापस जिप्सम बन जाता है, जहां से आया था वैसा ही बन जाता है, सॉलिड हो जाता है। अगर पीओपी को मॉइस्चर मिलेगा बच्चे तो वो वापस सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा, जिसके बाद में वो वेस्ट हो जाता है। इस वजह से पीओपी को मॉइस्चर के अंदर नहीं रखा जाता। क्लास इसके बाद में दो क्वेश्चन और हैं जो आप लोगों को फाइंड आउट कर कर आने हैं, जिनमें से एक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हम फर्स्ट चैप्टर में 2 बार पढ़ चुके हैं, और एक है इंपॉर्टेंस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो ये दोनों कंसेप्ट आपको करवा दिए जा चुके हैं, आप इन दोनों कंसेप्ट्स को वहां से क्लियर कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाली वीडियो होगी वो हेल्पफुल रही होगी। आपके एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को यहां पर सॉल्ट आउट करने की कोशिश करी गई है। अगर आपको कोई मिस्टेक लगती है आप कमेंट सेक्शन में छोड़िए, अगर कोई डाउट आते तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिए, मैं आपके उन डाउट्स को वहां क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो